नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान है आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इंदौर में एनआईए के अलर्ट के बाद सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनआईए ने अलर्ट जारी किया था, इसके बाद मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकवादी सरफराज मेनन को इंदौर पुलिस और एटीएस ने धर दबोचा। इंदौर के रहने वाले सरफराज ने चीन और हांगकांग से आतंकी ट्रेनिंग ली। दरअसल फरवरी की शुरुआत में भी एनआईए को एक अनजान शख्स का मेल मिला था, जिसमें उसके तालिबानी होने का दावा किया गया था। साथ ही मेल में मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी गई थी। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकवादी को इंदौर से पकड़ा गया है। एनआईए से इनपुट मिलने के बाद सक्रिय हुई इंदौर पुलिस और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरफराज मेनन को पकड़ा। सरफराज मेनन बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इंदौर के ग्रीन पार्क में रहने वाले सरफराज मेनन को खुफिया इनपुट के बाद एटीएस ने पकड़ा है। दरअसल एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था। सरफराज 15 बार चीन और हांगकांग गया। एनआईए को इनपुट मिला था कि देश के कई राज्य आतंकियों के निशाने पर हैं। सरफराज पर पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग लेने का शक है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरफराज मेनन की गिरफ्तारी की पुष्टि की। एनआईए का जो इनपुट मिला था, उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस। पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एनआईए को आतंकी साजिश का बड़ा इनपुट मिला था। एनआईए की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया था कि यह खतरनाक आतंकी देश में बड़ा हमला करने की फिराक में घूम रहा है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर सरफराज मेनन का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भेजा था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस से संपर्क किया था। मुंबई पुलिस ने बताया था कि इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला सरफराज मेनन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है और वह देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम और एनआईए के माध्यम से हमें एक सिंगल लाइन इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो है मुंबई में घूम रहा है। जब उसकी आईडीज देखी गई तो उसको चंदन नगर में रहना उसका एड्रेस पाया गया। उसी के आधार पर जांच की गई है, उससे पूछताछ की गई है और उसके द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं उसके आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। वो लंबे समय से चाइना और हांगकांग में रेस्टोरेंट्स में काम करता रहा है और कुछ समय से जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है वो इंडिया वापस आ गया था और इंदौर में ही रह रहा है। उसका परिवार भी यहीं रहता है, उसकी वाइफ भी है और उसकी पूर्व में उसका जो कहना है, उसका जो बिंदु है वो ये है कि उसकी एक चाइनीज महिला से शादी हुई थी और तलाक की लड़ाई की वजह से किसी ने उसके खिलाफ एक गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम उस बिंदु को भी चेक कर रहे हैं और जो हमारे पास दस्तावेज वो उपलब्ध करवा रहा है उनको सभी संबंधित संस्थाओं से क्रॉस चेक करवा रहे हैं, जिससे कि हमको एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाए। जांच एजेंसियां सरफराज से यह जानने की कोशिश करेंगी कि उसकी प्लानिंग क्या थी और साजिश में कौन कौन शामिल है। सरफराज मेनन पर पाकिस्तान, चीन और हांगकांग में ट्रेनिंग लेने का भी आरोप है। ऐसे में सरफराज से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरफराज के इस केस में और भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तालिबान ने 3 फरवरी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मेल किया था। ईमेल की जांच में इंदौर कनेक्शन मिलने के बाद एनआईए सोमवार को यहां सक्रिय हो गई। इस मेल में आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी के आदेश से मुंबई में सरफराज मेनन के सक्रिय होने की और बड़ी घटना को अंजाम देने की चेतावनी दी गई थी।
एनआईए और मुंबई पुलिस की जांच में सरफराज का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, जो 8 साल पहले इंदौर में बनाया गया था। तो सरफराज मेनन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग में ट्रेनिंग भी ले चुका है। इसका पासपोर्ट भी हांगकांग से जारी हुआ है। वो स्पेनिश, चीनी, इंग्लिश भाषा का जानकार है। 3 से 4 भाषाएं वो जानता है। 12 साल हांगकांग में ये रह भी चुका है। कई बार चीन भी जा चुका है। इसका एक भाई कुवैत में है और दूसरा भोपाल में रहता है। एक बेटा है सरफराज का। सरफराज तालिबान में स्पेशल ट्रेनिंग करने के बाद भारत में मूवमेंट कर रहा था। तो कई देशों में इसने ट्रेनिंग ली है। 3 से 4 भाषाएं ये जानता भी है। सरफराज मेनन ने चीन, पाकिस्तान, हांगकांग में आर्म्स, गोला बारूद कैसे चलाए जाते हैं इसकी ट्रेनिंग भी ली है। साथ ही आईईडी बनाने की, आईईडी बम बनाने की ट्रेनिंग भी सरफराज ने ली है। चीन, पाकिस्तान में हथियारों का हैंडलर भी ये रहा है। इसे एनआईए ने डेंजरस करार दिया है, खतरनाक करार दिया है। और यही वजह है कि एक बड़ा इनपुट एनआईए को मिला था और इनपुट के बाद एनआईए ने मुंबई पुलिस और उसके बाद इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था, क्योंकि एनआईए से खतरनाक करार दे चुकी थी। जिस तरीके से इनपुट्स मिले थे, जिस तरीके से सरफराज के बारे में जानकारी एनआईए को मिली, उसके बदौलत, उसके आधार पर एनआईए ने इसे डेंजरस करार दिया था, मतलब खतरनाक करार दिया था। देश के लिए खतरा साबित हो सकता था। तो दस्तावेज के मुताबिक उसका पता चंदन नगर की ग्रीन पार्क कॉलोनी में रसूल उल्लाह मस्जिद के पास फातिमा अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 302 है, इंदौर में। बताया गया कि सरफराज साल 2018 में इंदौर आया था। उसकी खजराना में मेडिकल की दुकान भी है, मतलब मेडिकल स्टोर ये चलाता है वहां पर। और इसके बाद इंदौर पुलिस को अलर्ट भेजा गया और यहां भी सघनता से, गहनता से जांच की गई। सोमवार को इंटेलिजेंस टीम ने ग्रीन पार्क कॉलोनी में घर तलाश लिया और उसके माता पिता से पूछताछ की कड़ाई से। इसके अलावा 2 और लोगों से पूछताछ की गई और बताते हैं वे कि कई सालों से सरफराज के साथ यहीं पर वो रह रहे हैं। सरफराज का सबसे ज्यादा मूवमेंट ग्रीन पार्क और खजराना में रहा है। तो इंदौर में वो काफी एक्टिव रहा है, ये जानकारी निकलकर सामने आई। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। अरुण, एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सरफराज के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे यही साबित होता है कि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है और एनआईए भी इसे डेंजरस करार दे चुकी थी। बिल्कुल, देखिए, इसके अलावा इसको कहा जा रहा है कि आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है, आईएसआई के लिए जासूसी भी ये कर रहा था। इस पहलू पर भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुंबई एटीएस की टीम भी इस बारे में पूछताछ करेगी कि आखिरकार वो किन किन देशों में गया है, तालिबान से ट्रेनिंग उसने ली है और किन देशों में उसका जो नेटवर्क था वो था। हालांकि भारत में उसकी ज़्यादा सक्रिय रहने की खबरें आ रही थी। हालांकि वो 2005 से 18 तक वो हांगकांग में रहा और चीन में भी कई बार आया जाया वो करता था। उसने 4 शादियां की। उसका कहना ये है कि जो चीनी महिला से उसने शादी की थी उससे विवाद हो गया था और उसके बाद एक साजिश के तहत ये ईमेल उसके बारे में किया गया है। उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एनआईए ने जिस तरह से एनआईए को इनपुट मिले उसके बाद उसने जो अलर्ट जारी किया और उसमें उसने खतरनाक आतंकी इसको बताया है। और 2018 में ये पीएफआई में भी सक्रिय रहा है। पीएफआई ये प्रतिबंधित संगठन है। उसके कई ठिकानों पर इंदौर में छापेमारी की गई थी और उज्जैन में भी छापेमारी की गई थी। तमाम पदाधिकारी यहाँ से गिरफ्तार भी किए गए थे। तो
तो ये जो इलाका है मालवा का, यहाँ पर पीएफआई और सिमी की गतिविधियाँ संचालित होती रही हैं। ऐसे में इस तरह का ये जो पूरा संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर अगर कोई ये इतना बड़ा आतंकी यहाँ पर मिलता है तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि जो जिस तरह की बात कही जा रही है कि ये देश में बड़ी वारदात करने की फिराक में था। और ये अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में एक खजराना और चंदन नगर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं यहाँ पर ये सक्रिय था। और ऐसा कहा जा रहा है कि दवा की दुकान थी इसकी या मोबाइल की दुकान थी, इस पर भी अभी जांच की जा रही है। दवा दुकान के बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल अरुण, मध्य प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर पीएफआई के एक्टिव सदस्य भी पकड़े गए हैं, जेएमबी के एक्टिव सदस्य भी पकड़े गए हैं और अब एक बड़ा आतंकी पकड़ाया है सरफराज। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश में ऐसे आतंकी, ऐसे संगठनों के लोग भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। पुलिस को, इंटेलिजेंस को इस बारे में सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। इंदौर, मध्य प्रदेश और इंदौर और मालवा का जो इलाका है इसको हालांकि शांति का टापू माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबंधित संगठन है सिमी और पीएफआई, इनके लोग कई सालों से सक्रिय हैं, हमेशा से सक्रिय रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर वो संचालित करते रहे हैं जिससे कि उपद्रव या विद्रोह पैदा हो। अभी खरगोन में जो दंगे हुए थे, सेंधवा में जो दंगे हुए थे, उसमें भी पीएफआई का हाथ सामने आया था और पीएफआई, हालांकि पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसके कई पदाधिकारी यहाँ से गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन ये चिंता की बात है और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चिंता की इसलिए भी बात है क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधियाँ होती नहीं हैं, ना ही यहाँ पर किसी तरह कोई दंगे होते हैं। लेकिन कुछ दिनों से भड़काने वाली जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हो, इतना बड़ा जब अगर ये आतंकी है और सच में ये आईएसआई का जासूस है तो ये बड़ी चिंता की बात हुई मध्य प्रदेश सरकार के लिए और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कि आखिरकार वो इतने सालों से इंदौर जैसे शहर में वो रह रहा था। सरफराज के और क्या क्या सीक्रेट हैं, ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि क्या और इसके सरफराज के राज हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर पहुंचे द्वारिका पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश मतलब भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी घोषणा हो या ना हो। उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ हैं और देश बहुमत के आधार पर चलता है। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि यहां कोई दूसरा नहीं रह सकता है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। अभी कौन सा राष्ट्र है? अभी ये कौन सा राष्ट्र है? हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र ही है, घोषणा होए और चाहे ना होए। हम 100 करोड़ हैं, किसका हुआ है देश? भाई बहुमत के आधार पर निर्णय होता है ना आजकल। तो हम लोग तो बहुमत का आधार मानते नहीं शास्त्रों में। शास्त्रों में तो ज्ञान का आधार होता है, लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बहुमत के आधार पर ही पूरा देश चल रहा है। तो अगर बहुमत को आपने आधार बनाया है लोकतंत्र में, तो फिर ये बात भी बहुमत पर ही होगी ना। 140 करोड़ में हम 100 करोड़ हैं कि नहीं? हिंदू 100 करोड़ हैं कि नहीं? तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, घोषणा करो और चाहे न करो। हिंदू राष्ट्र अगर है तो मुसलमान और बाकी जो धर्म के लोग हैं उसको किस तरह से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र का ये मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई रह नहीं सकता है यहाँ। तो बहुत दिनों से ये बातें हो रही हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कोई नई थोड़ी है, बहुत पुरानी बात है। वास्तव में हिंदुओं में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना को उद्देश्य करके ही हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। सब नर करहीं परस पर प्रीति, सभी लोग आपस में एक साथ प्रेम भाव से रह करके जिस देश में, देश के निर्माण में, देश की संस्कृति के निर्माण में, संस्कारों के निर्माण में सहयोग देते हैं, उसे राम राज्य कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जहाँ आध्यात्मिक ताप नहीं है, आदि भौतिक ताप नहीं है, आदि दैविक ताप नहीं है। अब बात पाकिस्तान की। कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब राहत के लिए आस लगाए बैठा है। ऐसे वक्त में उसे राहत तो मिल नहीं रही है, मिल रही हैं चुनौतियां। आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। रिपोर्ट देखें।
मुश्किल में पाकिस्तान, अब अमेरिका से फरमान। आतंक पर सवाल, कंगाली में बुरा हाल। दहशतगर्दी पर भारत लाल, पाकिस्तान का हाल बेहाल। मदद से दूसरे देशों का किनारा, कैसे बचेगा पाकिस्तान बेचारा। अपना किया इंसान जरूर भुगतता है, ये तो पूरे के पूरे एक मुल्क की बात है। वो मुल्क है पाकिस्तान, जिसे आतंकवाद से बेपनाह मोहब्बत रही, जिसकी सरजमी हमेशा से आतंकियों को पनाह देती रही, जिसके दामन पर आतंक के धब्बे हैं। वो पाकिस्तान आज अपने किए का अंजाम भुगत रहा है। ये तो होना ही था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से एक बार नहीं, बार बार पाकिस्तान को नसीहत दी जाती रही, लेकिन वो नहीं सुधरा। अब आलम यह है कि महंगाई की मार से तरबतर हुए पाकिस्तान को राहत का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मिल रही है तो बस नसीहत, मिल रही है तो बस नाउम्मीद, और मिल रही है तो बस फटकार दुत्कार। मदद की आस में बैठे पाकिस्तान के लिए अब अमेरिका से फरमान आया है। साल 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय मूल की निक्की हैली रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हैं। निक्की ने चुनावी अभियान की शुरुआत में ही देश और दुनिया से बड़ा वादा किया। निक्की ने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति बनी तो फिर अमेरिका के दुश्मनों जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। निक्की ने कहा कि अमेरिका के दुश्मनों को मिलने वाली विदेशी मदद को बंद कर दिया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अमेरिकी करदाताओं का 1% डॉलर उन दुश्मनों के पास ना जाए जो अमेरिका से नफरत करते हैं और हमें चोट पहुंचाने और मारने का काम करते हैं। The number one thing I would do is stop giving foreign aid to our enemies. We give $46 billion in foreign aid. You're basically talking about $1 billion going to Iraq, who's basically dealing with the Iranians who are saying death to America. You're giving $2 billion to Pakistan, who are harboring terrorists trying to kill our soldiers. आतंकवाद के खिलाफ भारत मुखर होकर लड़ रहा है। दुनिया भर के मंचों से प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं ने भी हमेशा आतंक से लड़ाई का आह्वान किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। आतंकवादियों को असामाजिक तत्व बताने वाले पाकिस्तान को जयशंकर ने जमकर लताड़ा। विदेश मंत्री ने कहा, एक समय था जब पाकिस्तान दिखावा करता था कि मुल्क में अराजक तत्व काम कर रहे हैं, लेकिन अराजक तत्वों के पीछे एक राज्य था। Increasingly recognized as a problem. You know, there was a time when Pakistan pretended non-state actors were doing things. I mean, we all knew that there was a state behind the non-state actor. But I think today the tolerance of the world, people have figured it out. See, one of the issues with the technology age is that many things come to light. But non-state actors will be always in international relations a challenge, because international relations is the building blocks are states. We are used to thinking states. तंगहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब चौतरफा घिर चुका है। आतंक पर भारत बार बार नसीहत दे रहा है, तो वहीं अब अमेरिका की तरफ से सीधे सीधे आए फरमान ने पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर अमेरिका में अगली बार रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है, तब तो पाकिस्तान की अमेरिका से आस भी टूट ही गई समझिए। अब तो चीन जैसे मददगारों से भी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं बची, और सबसे बड़ा संकट तो यह है कि महंगाई से टूट चुकी जनता के तेवर अब बगावती होते जा रहे हैं। जेब में एटम बम लिए घूमने वाला पाकिस्तान अब बेचारा बन चुका है। महंगाई से आई तंगहाली और अब आतंक के मसले पर पाकिस्तान का हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।